हाय एवरीवन। नमस्कार सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम पॉलिटी की प्रो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अदर जो छोटे छोटे एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, उनमें जो पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है। और हम आज फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 3 के अंदर आता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35। ठीक है। मूल रूप से संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे। बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को मूल अधिकार से हटाकर आर्टिकल 300 ए में ऐड कर दिया गया। तो ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। ठीक है। आर्टिकल 12 आता है। आर्टिकल 12 और 13 ये बस बेस है मौलिक अधिकारों के। ठीक है। आर्टिकल 12 के अंदर आता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा क्या है, जहां जहां भी राज्य वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है। गवर्नमेंट हो गया, मु- नगर पालिका, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब आता है स्टेट के अंदर। और आर्टिकल 13 कहता है कि अगर ऐसा कोई लॉ पारित करे गवर्नमेंट जो कि मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। उसको अमान्य कर सकता है। ये आता है हमारा आर्टिकल 13 के अंदर। इसमें एक्सप्रेसली जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्राइन प्रोवाइड किया गया है, ना कि कहीं पे मेंशनड है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ है क्या, इसका मतलब आपको क्या पता है? सुना आपने बहुत बार होगा, पर आपको इसका मतलब पता है क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ है जो, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक यूके का कॉन्सेप्ट है, और ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव है। जैसे कि नेगेटिव है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है कि अगर कोई नेता और आम आदमी किसी का मर्डर कर देते हैं, नेता और आम आदमी, तो दोनों को समान सजा मिलेगी। अगर 7 साल की जेल है तो 7 साल की जेल मिलेगी दोनों को। वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि अगर एक छोटा बच्चा 7 साल का और एक 30 साल का आदमी एक समान मर्डर कर देता है, तो उन दोनों को सेम सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि उनकी स्थिति अलग अलग है। ये बच्चा 7 साल का है, इसकी मानसिक स्थिति अलग है, और ये आदमी 30 साल का है, इसने तो जानबूझ के किया होगा। ठीक है। आया समझ में? ठीक है। आर्टिकल हमारा 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। और कौन कौन से? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पे। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पर कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल 15। ठीक है। और आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनके अंदर सभी को समानता मिलेगी, सभी को समान हक है जॉब प्राप्त करने का। ठीक है। आर्टिकल 17 कहता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी,
छुआछूत। छुआछूत का अंत। तो पहले होता था, एक कास्ट दूसरे कास्ट की मतलब निंदा करती थी और उसको छूती नहीं थी, और उसके कोई भी छुए हुए बर्तन है उनसे पानी नहीं पीती थी, खाना नहीं खाती थी। ऐसा सब चलता था पहले पहले। किसी को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। ठीक है। आर्टिकल 17 में ये कहा गया है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये जो राजा नवाब महाराज नवाब ये सब टाइटल लगा के कोई नहीं घूमेगा आपके नाम के, अपने नाम के आगे। सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल ही लगा सकते हैं। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, मेजर हो गया, ये सब टाइटल जो गवर्नमेंट प्रदान करती है ये सभी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 के अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। वो हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 19 ए के अंदर है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 बी के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्वक संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है। असेंबल इकट्ठा होने का अधिकार। आर्टिकल 19 सी के अंदर है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट डी के अंदर आता है। ई के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, कि आप पूरे भारत में कहीं भी जाके रह सकते हो। और जी के अंदर आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी कार्य कर सकते हो अपने जीविका के लिए। ठीक है। इन सबको ऐसे याद रख लेना कि 19 लिख लेना, ए बी सी डी ई और जी। एफ नहीं है इसके अंदर, आप याद रखना। ठीक है। शाम, SAAM शाम रिसाइड्स इन पोलैंड। ठीक है। एस का मतलब हो गया स्पीच, ए का मतलब हो गया असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रिसाइड का रेसिडेंस हो गया, प्रोफेशन। ठीक है। शाम रिसाइड्स इन पोलैंड, शाम रिसाइड्स इन पोलैंड, याद रह जाएगा। ठीक है। आगे चलूं। ओके। आर्टिकल 20 हमारा कहता है कि कुछ अपराधों, अगर हमने कोई अपराध किया है तो हम हमें अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो हमारे साथ वो क्या नहीं कर सकती और क्या कर सकती है। इन सब के आधार पे आर्टिकल 20 है। ठीक है। आर्टिकल 21 में आता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कि अगर आप आज मर्डर करके भागे हो, और अगर आप आज मर्डर करके भागे और आप 7 साल बाद पकड़े जाओगे, और उस वक्त कानून बदल गया है, कानून बदल गया है, तो आपको सजा मिलेगी क्या? जो आपने आज किया है ना, तो आपने आज मर्डर किया है और आज जो कानून है उसके आधार पर 7 साल बाद सजा मिलेगी, ना कि उसके आधार पे जो 7 साल बाद आया है। ठीक है। और अगर आपने आज मर्डर किया है तो आज जो कानून है उसी के आधार पे मिलेगी, ना कि आपने अगर 20 साल पहले कुछ किया था तो उसके आधार पे। आया समझ। आर्टिकल 22 कहता है, 20 का पार्ट 2, नो डबल जेओपार्डी। अगर आपने एक कत्ल किया है तो आपको उसकी 2 बार सजा नहीं मिल सकती। ठीक है। आपको 2 बार जेल नहीं भेज सकते, आपको 2 बार फांसी पे नहीं लटका सकते। ठीक है। आर्टिकल 20 का पार्ट 3 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। पुलिस आपको मार पीट के कुछ भी उगलवा ले, कह दे कि आपने ही कत्ल किया है बोलो, और आप बोल दो कि मैंने ही कत्ल किया है, तो आप कोर्ट के अंदर जाके मना कर सकते हो। तो वो बाहर आ जाएगा पुलिस के ऊपर कि आप, जज साहब बोलेंगे पुलिस को कि आप प्रूव करो कि इसने कत्ल किया है,
ना कि ये बोलेगा कि मैंने किया है। ठीक है, आया समझ? आर्टिकल 20 तीनों समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार। तो एक केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेनका गांधी जो बहू थी किसकी, जो बहू है इंदिरा गांधी की, तो उन्होंने जज साहब से पूछा कि लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है जज साहब, लाइफ होती क्या है, लाइफ की डेफिनेशन क्या है। तो जज साहब ने एक बहुत ही प्यारा सा आंसर दिया, लाइफ इज लिविंग विद, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, ये डेफिनेशन दी थी कि हमें हमारा जीवन गरिमापूर्ण स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21। फिर आता है दोस्तों आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई करने का अधिकार, जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आपको कुछ मामलों में पुलिस हिरासत में नहीं ले सकती, वो सब कुछ इसमें दिया गया है आर्टिकल 22 के अंदर। आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और 24 आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोइटेशन। इसके अंदर आता है आपका आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, फोर्स लेबर नहीं होगा। समझ में आया? फोर्स लेबर कि किसी को जानबूझ के बिना पैसे के, मतलब ऐसे बांध के रखना घर पे अपने, और उससे काम कराए रखना, और उसको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, खाने के लिए भोजन दे देना पर्याप्त ना हो वो भी, ऐसा सब कुछ नहीं चलेगा। जो पहले चलता था, ये स्लेव नहीं बना सकते किसी को, नौकर नहीं बना के रख सकते बिना पैसों के, बेगार नहीं दे सकते उसे, मतलब बिना पैसों को किसी से काम नहीं करवा सकते आप, ये सब होता था पहले। आर्टिकल 23 के अंदर इसको अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 24 के अंदर आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बच्चों से जो डेंजरस कारखाने वगैरह है उनमें काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और कौन से बच्चों से? जिनकी उम्र हो 14 साल से कम। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारा आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 25 आता है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और आर्टिकल 25 है इंडिविजुअल के लिए अपने किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ये सब प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता वगैरह आर्टिकल 25 के अंदर आता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, ये आता है हमारा आर्टिकल 26 के अंदर। ये होता है हमारा ग्रुप के लिए।
फिर हमें हमने स्वतंत्रता दे दी सभी को, अपना धर्म मानने की दे दी, प्रचार प्रसार करने की दे दी। आर्टिकल 27 आता है, फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्स। किसी भी व्यक्ति के ऊपर रिलीजियस टैक्स नहीं लगेगा। जैसे पहले जजिया कर वगैरह था, जजिया, ये सब अबॉलिश कर दिए गए। ठीक है, ऐसा कोई कर नहीं लगा सकते किसी को अपना धर्म मानने के ऊपर। आर्टिकल 28 आता है कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है ना, अगर कोई स्कूल है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली फंड किया जाता है, फंडेड है, तो उसके अंदर आप धार्मिक प्रतिज्ञा, प्रार्थना वगैरह ये सब नहीं करवा सकते जो किसी धर्म से वास्ता रखती हो। ठीक है, आई समझ में? जो स्कूल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है उसके अंदर आप धार्मिक प्रकार से कोई भी प्रार्थना वगैरह या कोई भी लेसन वगैरह या कोई बुक्स वगैरह नहीं पढ़ा सकते आप। आई बात समझ में? फिर आता है हमारा आर्टिकल 29, और आर्टिकल 29 एंड 20, सॉरी 29 एंड 30, ये हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके अंदर आता है आर्टिकल 29 एंड 30। 29 में कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटी है, जो संख्या में कम है, उनकी हितों की रक्षा करना। वहीं आर्टिकल 30 कहता है, मेरा यार गला थोड़ा खराब है तो देख लेना, मेरी आवाज़ बड़ी खराब हो रखी है आज, फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आर्टिकल 30 कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कि जो माइनॉरिटी वगैरह है ना, वो अपने खुद के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह खोल सकती है, एजुकेशनल, जो जहाँ पे वो अपने धर्म की शिक्षा वगैरह दे सकती है। ठीक है, ये सब उन्हें खोलने का अधिकार है, उन्हें चलाने का अधिकार है, पूरा अधिकार है उन्हें। आर्टिकल 30 ये कहता है। हमारा आर्टिकल 31 जो अब तो है नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, उसे बाद में हटा दिया गया और उसे एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था उसे। फिर आता है हमारा लास्ट आर्टिकल 32। ये लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके आगे के जो भी है ना, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे नहीं जाते, और तो वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। और इस सीरीज में हमने वही किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा और हृदय है भारत के संविधान का। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कि अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अनुसार आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ये दो बातें याद रखना। आज हम इतना ही करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आगे के हैं वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।